हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हमारे पास है एक सिल्वर स्टोन का केस एंड इट्स द फारा R1। एक एंट्री लेवल बजट केस है और बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इन ऑन द बेसिक्स। अब इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, तो देखते हैं कि क्या ये केस अपने नाम की तरह कंपटीशन को फाड़ सकता है। ओके, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। हम डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं और डिज़ाइन की बात करें, इट्स अ ब्लैक बॉक्स। बहुत ही सिंपल प्लेन डिज़ाइन है और ये केस एक्चुअली मुझे याद दिलाता है डीपकूल के मैट्रिक्स 55 की, एंटी स्पोर्ट्स के 511 MT की, एक दो केसेस और भी हैं। एंड इसका रीज़न ये है कि बिकॉज ये केस फोकस करता है हमारे परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि इस केस में एयर फ्लो के लिए ऑप्शंस काफ़ी है फॉर द प्राइस, मतलब, लेकिन एक चक्कर है कि आपको इसमें कोई फ़ैन नहीं मिलता। यानी आपको सिर्फ 120 मिलीमीटर ब्लैक फ़ैन मिलता है रियर में, इसके अलावा कोई फ़ैन नहीं है यहाँ पे। ये एक बजट केस होने वाला है, एंट्री लेवल बजट केस होने वाला है और ये 3,500 रुपये से 4,000 रुपये के अंदर होगा। अब आप में से कुछ ज्ञानी लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे या टाइप करने लगे होंगे टक 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 कि भाई 4,000 रुपये में मुझे एंटी स्पोर्ट्स का 511 MT मिल जाएगा जिसमें 5,000 फैंस हैं, या फिर मुझे मिल जाएगा कूलर मास्टर का K510L जिसमें 3,500 फैंस हैं। तो आप मुझे बताओ कि मैं ये केस क्यों खरीदूँ? मैं भी नहीं बता सकता, सच बताऊँ तो। रीज़न मुझे भी नहीं पता सिल्वर स्टोन ने एटलीस्ट एक फ़ैन और क्यों नहीं डाला। वो एक बात की बात है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एंड फ्रंट पैनल में हमारे पास अच्छा IO सेक्शन है। नॉर्मली क्या होता है बजट केसेस में, इस प्राइस रेंज में, या तो एक USB 3 पोर्ट मिलता है या फिर कुछ केसेस में बिल्कुल ही बेकार केसेस में वो भी नहीं मिलता। यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात लगी कि 2 USB 3 पोर्ट्स हैं और एक सिंगल USB 2 पोर्ट्स। एटलीस्ट उस USB फालतू की USB मोटी केबल को इन्होंने यूज़ किया, 2 पोर्ट यहाँ पे डाल दिए। पावर बटन्स अच्छी क्वालिटी के है, यू एक्चुअली फील मतलब क्वालिटी दे। और इसके अलावा वाइट LED है, ना कि कोई रंग बिरंगी लाइट डाली हो यहाँ पे। फ्रंट पैनल के पीछे 3 120 मिलीमीटर या फिर 2 140 मिलीमीटर फैन माउंट्स कर सकते हो। यहाँ से देखने में थोड़ी मुश्किल होगी, मैं आपको जल्दी से खोल के दिखा देता हूँ इसको। जब भी मैं खोलता ना, मुझे डर लगता है मैं इसकी केबल सारी खींच के तोड़ दूंगा। रीज़न क्या है कि इसकी जो IO केबल्स है ना, ये सारी की सारी इस पैनल से जुड़ी हुई है। अच्छा फीचर नहीं होता बिकॉज आप इतनी मेहनत से प्यार से केबल मैनेजमेंट करोगे और उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपको केस का फ्रंट पैनल उतारना है, सारी केबल्स को आपको शायद लूज वगैरह करके रखना पड़ेगा या खिंच जाएगी। तो ये हमेशा रहता है, लेकिन चलो ठीक है, समझ सकते हैं, बजट केस है। अब यहाँ पे फैंस बाहर नहीं माउंट कर सकते फैन के फ्रेम के, और उससे क्या हो जाता है, आपकी क्लियरेंस कम हो जाएगी। बिकॉज अगर रेडिएटर आप माउंट करते हो फ्रंट में 240 मिलीमीटर माउंट करोगे तो वो जगह ऑब्वियसली लेगा, तो वो एक चक्कर रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ का। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था, हम लोग फैन इंस्टॉल किए लेकिन हम इसको फ्रंट पैनल लगा नहीं पाए। फिर ध्यान दिया कि जो USB केबल है वो रास्ते में आ रही थी। मैं वैसे इसको बहुत देख रहे हो तुम, मेरी तरफ देखो और थोड़ा दूर से, हाँ, इतने डिस्टेंस पे। अगर आपने फ्रेम के अंदर माउंट किया, अगर आप पे RGB फैंस है ना और इस पर रिंग है, तो वो रिंग ऑब्वियसली फ्रेम से कवर होगी। अगर वो फ्रेम के बाहर माउंट होती है तो रिंग प्रॉपर दिखती है। यहाँ पे एक डस्ट फिल्टर है लेकिन उसको आप निकाल नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आप जबरदस्ती करना चाहते हैं केस के साथ। अच्छी क्वालिटी का डस्ट फिल्टर, इट्स काइंड ऑफ फैब्रिक टाइप ऑफ, मतलब बहुत ही फाइन क्वालिटी का है। ये डस्ट एक्चुअली रोकेगा, लेकिन यही कि आपको अगर इसको साफ करना तो थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, अपनी IO केबल्स वगैरह सारी निकालनी पड़ेगी हर बार। ऊपर सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ चंगा है। यहाँ पे एक्चुअली डस्ट फिल्टर है और इसके नीचे आप माउंट कर सकते हो 2 120 मिलीमीटर फैंस या फिर 2 140 मिलीमीटर फैंस। अब रेडिएटर इंस्टॉलेशन थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है, डिपेंड करेगा आप कौन सा रेडिएटर इंस्टॉल करोगे, लेकिन चांसेस है कि आप 240 मिलीमीटर रेडिएटर आराम से यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। मतलब मोस्ट ऑफली स्लिम रेडिएटर्स, जो बेसिक रेडिएटर्स होते हैं, AIOs होते हैं, उनको तो सपोर्ट कर लेगा। इसके नीचे डस्ट फिल्टर जो है वो हमारा जो नॉर्मली बजट केसेस में मिलता है वैसे वाला टाइप का, बेकार वाला, तो वो काम, मैं सच कहूँ, इफेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं होता। वो डस्ट तो रोक ही लेता लेकिन एयर फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा रोक लेता। चलो ठीक है, सब केसेस में ऐसे ही होता, कुछ इम्प्रूव करते नहीं है लोग, पता नहीं क्या है इनको। तो यहाँ पे
रीयूजेबल स्लॉट्स सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, बाकी सारे स्लॉट्स एक्चुअली ब्रेकेबल है। अब यहाँ पे कोई वर्टिकल माउंट वगैरह कुछ नहीं है, सो विच इज़ अ नाइस थिंग। फालतू का पैसा वहाँ पे खर्च नहीं किया जो बेकार से फीचर होते हैं। इसको एक कॉम्पैक्ट केस कहूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा रूम नहीं है, जस्ट इनफ रूम है कि आप मीडियम साइज के कंपोनेंट्स आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। ATX साइज, स्टैंडर्ड साइज के कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टेक्निकली आपको। यहाँ पे आपको केबल कटआउट्स प्रॉपर जगह पे है, ठीक ठीक साइज के हैं। मतलब कुछ केसेस में हमने देखा है कि जैसे कुछ एंटेक वगैरह NX 800 जो लास्ट टाइम हमने चेक किया था उसमें क्या था, वो एक्चुअली महंगा केस था, लेकिन उसमें जो थोड़ी प्लेसमेंट थी ना या साइज था वो कंपैरेटिवली ख़राब था। हम लोग आपको पिछवाड़े का थोड़ा नज़ारा देते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या सीन, मतलब कैसा है सब कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो लेआउट काफ़ी स्टैंडर्ड है, कटआउट सफिशिएंट है, 1-2 और होते तो अच्छा रहता। केबल टाई लूप्स की कोई कमी नहीं है और मुझे अच्छा लगा इन्होंने ये देख के कि इन्होंने जो केबल टाई लूप्स के लिए एक स्पेशल डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया है 4 होल्स वाला, जो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है आपको केबल टाई लूप्स वगैरह पास करने के लिए। आप 90 डिग्री भी, मतलब वर्टिकली भी केबल टाई पास कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी पास करते हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। यहाँ पे एक बड़ा कंसर्न जो है मेरा वो है कि यहाँ पे ना बहुत ही कम स्पेस है। PSU शाउड छोड़ो, वो PSU से मतलब उसके PSU क्लोथिंग बन रहा है, मतलब वो लिटरली उसका टॉप सरफेस PSU को टच कर रहा है। एंड हमें इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी मुश्किल भी आ रही थी बिकॉज इसको आराम से स्मूथ तरीके से फिट नहीं हो पा रहा था। यानी जो PSU शाउड में वो होल्स है ना वेंटिलेशन के लिए, वो पूरी तरह ब्लॉक है, उनका कोई यूज ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे जो छेद हैं, यहाँ पे जो होल्स हैं, ये बहुत ही छोटे साइज के हैं। उसका प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप बहुत सारी केबल्स आपको एक साथ पास करें, यानी ग्राफिक कार्ड की केबल पास करोगे, आप फ्रंट पैनल की केबल्स पास करोगे, ऑडियो USB सब एक साथ पास करना शुरू करोगे, तो वो बहुत जल्दी उसमें ट्रैफिक जाम हो जाएगा और आपकी सारी केबल्स बहुत ज़्यादा स्टफ दिखेगी। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सब कुछ टाइट हो रखा है, विच इज़ मतलब क्लीन नहीं दिखता। मतलब ऐसा नहीं आपका काम रुक जाएगा, लेकिन वो क्लीन नहीं दिखता, विच इज़ समथिंग आई डोंट यूजुअली लाइक। केस के डायमेंशंस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो उसमें एक आपको क्या प्रॉब्लम होगी कि आप बहुत ज़्यादा बड़े पावर सप्लाईज इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये हार्ड ड्राइव ट्रे रिमूवेबल है, लेकिन ये एक फिक्स पोजीशन है, तो आपकी अगर पावर सप्लाई स्टैंडर्ड्स लेंथ से ज़्यादा होगी तो आपके केबल मैनेजमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे जो SSD ट्रेज है वो वैसे तो टूललेस है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जो ये होल्स हैं ये एक्चुअली किसी दूसरे अलग तरीके से माउंट होने वाले SSD ट्रेज के लिए है, जो यहाँ पे नहीं है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो टूलिंग है, बेसिकली जो केस की टूलिंग है, ये रीयूज़ हो रही है और मे बी ये शायद OEM है ही नहीं इस केस के, या मे बी हो, मुझे उसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये डिज़ाइन कहीं और भी यूज़ हो चुका है। हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ बजट केस ठीक है, चल जाएगा आपका काम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमारा PC बंद हो गया, इसको ऑन करते जल्दी से। तो बात ऐसी है कि जो ओवरऑल बिल्ड एक्सपीरियंस रहा है, मतलब थोड़ी मशक्कत हमें करनी पड़ी बिकॉज वो पावर सप्लाई की क्लियरेंस वगैरह थोड़ी कम है, ओवरऑल कॉम्पैक्ट है चैसी, उसकी वजह से इतना आसान नहीं होता मतलब कि क्लीन केबल मैनेजमेंट करना। वैसे ओवरऑल अगर आप बहुत ही बेसिक सिस्टम बना रहे हो चल जाएगा काम, लेकिन आप ऐसे कुछ 3070 टाइप का ऐसा कुछ डाल दोगे, B550 3700X वगैरह कुछ बड़े कूलर्स वगैरह के साथ, थोड़ा मुश्किल होने वाला काम। उसका एक बेनिफिट होता है इस कॉम्पैक्ट फ्रेम का कि जो फैंस हैं वो एक्चुअली कंपोनेंट्स के, हीट प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स यानी CPU और GPU के ज़्यादा पास होते हैं। इसका बेनिफिट मिलता है हमारी कूलिंग परफॉर्मेंस में, और हम लोग कूलिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो हम जल्दी से टेम्परेचर्स की बात भी कर लेते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, दिस केस परफॉर्म्ड एक्चुअली गुड, बट देयर इज अ बिग कंडीशन हियर कि आपको फैंस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आप फैंस इंस्टॉल नहीं करते तो टेम्परेचर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, आओ मेरे पीछे और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे 4 टेस्ट किए हैं और बहुत ही बेसिक टेस्ट है, लेकिन इससे हमें परफॉर्मेंस का बहुत ही अच्छा क्लियर अंदाजा मिल जाता है। बेसिक 2 कंडीशंस है, एक बिना फैंस के और फैंस के साथ, विद फ्रंट पैनल विदाउट फ्रंट पैनल की, मतलब देखने के लिए कि डस्ट फिल्टर कितना इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे एक्चुअली। तो हम पहले टेस्ट की बात करते हैं विदाउट फैंस एंड विद द फ्रंट पैनल, जो भी बिल्कुल स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे हमारा CPU का टेम्परेचर था 72.4, ठीक है, एवरेज में, और GPU का 69। नाइस। फैंस ऐड करते हैं, हमने फ्रॉस्टेक के FS120 फैंस यूज़ करते हैं जो 1450 RPM के आसपास घूम रहे थे। उतना सा करते ही हमारे एवरेज टेम्परेचर्स CPU में 6 डिग्रीज कम हो गए, GPU के टेम्परेचर्स 4 डिग्री कम हो चुके हैं। अब ये 6 और 4 डिग्री दिखने में इतना छोटे चेंजेस लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये काफ़ी बड़े चेंजेस हैं। ये आपके थर्मल थ्रॉटलिंग होने और ना होने के बीच का डिफरेंस है। इफ़ यू आर बाइंग दिस केस, यू विल डेफिनेटली नीड एटलीस्ट
2 और 1 फ्रंट फैंस। इसका जो डस्ट फिल्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंटेंशनल जो गैप था, मतलब फ्रेम के पीछे फैन माउंट करने का जो रीजन था, वो यहाँ पे काम कर रहा है। आपको बेसिकली फैंस को ब्रीथ करने की जगह मिल रही है। और अगर हम केस को पूरा नंगा कर दे तो आपको CPU के जो एवरेज टेम्परेचर्स मिलता है वो है 69.9 डिग्री सेल्सियस और GPU का मिलता है 67। सो कंक्लूजन टाइम, ये केस बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको, कुछ ज़्यादा ही मैं इसके साथ पर्सनल इंटीमेट हो रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। इस प्राइस रेंज में कंपटीशन जो है वो टफ है। कूलर मास्टर का केस आता है मेरे ख्याल से K501 आता है, एंड एंटेक का भी आता है GX300 वगैरह। एंटी स्पोर्ट्स का भी 4,000 रुपये का खर्च कर सकते हो तो आपको 511 MT मिल जाता है, और उनका जो नया आ गया है 520 MT वो भी आ गया है मेरे ख्याल से उस प्राइस रेंज भी। इसके अलावा चिपट्रॉनिक्स वगैरह के केसेस भी हैं जो आपको अमेजोन पे मिलते हैं, तो उनके अगेंस्ट में क्या आपको ये बाय करना चाहिए? वेल थिंग इज़, इस केस के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ बुरी चीज़ें भी है। अच्छी चीज़ है कि अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, आपके बेसिक कंपोनेंट चाहिए, दिस इज़ अ कम्प्लीटली फाइन केस, ये खरीदो, पैसे बचाओ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको अपने एटलीस्ट 1 या 2 फैंस यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे अपने पुराने केस से उठा लो या कैसे चोरी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चाहिए फैन ज़रूर। फिर आती है दूसरे फीचर्स की बात, तो USB 3 पोर्ट्स देख के मुझे बहुत खुशी, दिल को तसल्ली हुई, बिकॉज नॉर्मली इस प्राइस रेंज में 2 USB 3 पोर्ट्स बहुत कम केसेस में आते हैं। सो आई वॉज ग्लैड टू सी दैट। बाकी बिल्ड क्वालिटी ओके है, थोड़ा सा डेंट पड़ा था यहाँ पे, लेकिन वो शिपिंग डैमेज था हमारे केस में, लेकिन एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी वगैरह ठीक है। इसके अलावा ये केस वाइट में भी अवेलेबल है, अगर आपको एक बजट वाइट केस चाहिए तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। और इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आता है जिसको हम कहते हैं FARA R1 Pro। उस केस में आपको 3 ARGB फैंस ऑलरेडी मतलब प्री इंस्टॉल मिलते हैं। उसका प्राइस मुझे एक्चुअली कंफर्म नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। लेकिन आई थिंक जब आप उस केस को बाय करने जाओगे वहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे, बेटर ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे उस प्राइस रेंज में। तो इसकी रिकमेंडेशन थोड़ी टफ है। हियर कम्स माय पर्सनल रैंट। सिल्वरस्टोन एक्चुअली बहुत ही मेरी, मतलब आप कह सकते हो ना, पसंदीदा केस कंपनीज में से एक है। जब मैं कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में पढ़ रहा था, मतलब नया नया एंटर हुआ था इन सब में, तो ये मेरी ड्रीम कंपनीज में से एक थी। इनका रेवन सीरीज, इनके फोर्ट्रेस, FT03, रेवन, RV03, RV01, वो केसेस ऐसे थे जिन्होंने बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किया था इन टर्म्स ऑफ कूलिंग परफॉर्मेंस। एंड अभी भी एक केस कूलिंग परफॉर्मेंस में अच्छा है, लेकिन द इनोवेशन इन द डिज़ाइन पार्ट, वो ही मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो गया सिल्वरस्टोन में। वो अपने जो अच्छे मतलब ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाले जो केसेस है वो इंडिया में अभी तक नहीं लाए थे। रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार मिला उनको, थ्रू प्राइम ABGB आए थे, वो लोग इंपोर्ट हो गए, तो रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब मिला, तो इसकी वजह से वो वापस चले गए। अब ये दोबारा आए हैं विद द बजट लाइनअप, एंड ऑनेस्टली इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं किया। जैसे लियान ली ने बजट केसेस जब उन्होंने ट्राई किए, दे एक्चुअली इनोवेटेड, दे एक्चुअली पुश द लिमिट्स, जैसे उन्होंने अपने टैगलाइन रखी हुई है लैंडकूल की। लेकिन यहाँ पे सिल्वरस्टोन थोड़ा सा कुछ, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मे बी पॉसिबली कुछ अच्छा करे और अलग करे बजट सेगमेंट के साथ। अदरवाइज दिस इज़ अ कम्प्लीटली सेफ ऑप्शन अगर आप फैंस अरेंज कर सकते हो तो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस केस के बारे में तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या फिर कोई इस वीडियो के बारे में फीडबैक है या हमने जो बकवासबाजी की है उसके बारे में कोई बताना चाहता तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। बाकी मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।